हाय गाइस, आज हम अपना सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत मींस एंड ऑफ बाइपोलैरिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से उसका विघटन हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम स्टार्ट इसको जो कर रहे हैं वो है बर्लिन की दीवार। मींस जैसे पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी, बर्लिन की दीवार ही थी जो मेन हमारा जो है इसका कारण थी। यूरोपीय महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी थी। बर्लिन क्या क्या थी? यूरोपीय महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी थी। और ये कब खड़ी की गई? 1961 में 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा इसको तोड़ दिया गया। और ये कितने टाइम तक खड़ी रही? 28 वर्ष तक। मीन्स मेन ही जो था ये हमारा बर्लिन की दीवार ही मेन हमारा इसका कारण था दो ध्रुवीयता का। और इस ये कितने टाइम तक खड़ी रही? 28 वर्ष तक। और इसमें कितने 150 किलोमीटर यानी कि 150 किलोमीटर ये लंबी थी। आगे हमारा सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या होता है हमारा? USSR मीन्स यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य। ये क्या था? 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। मीन्स जो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी उसके बाद से हमारा सोवियत संघ जो है वो समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। और इस क्रांति में पूंजीवाद का विरोध किया गया और समाजवाद को अपनाया गया। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का ये बनता है कि सोवियत संघ में कौन सी विचारधारा थी? समाजवाद। ठीक है। और सोवियत संघ जो है वो कितने 15 टोटल कितने 15 गणराज्यों से मिल के बना हुआ था। ठीक है। कितने गणराज्यों से बन के बना हुआ था? 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। सोवियत संघ का निर्माण इसलिए किया गया था, गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इससे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया। अब यहाँ पे जो था सोवियत संघ में कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। और यह कितने टाइम तक रहा इसका यहाँ पे 70 सालों तक यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। और दूसरी दुनिया का देश भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि सोवियत संघ खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के देश दूसरी दुनिया कहलाए। अब है हमारा सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। मीन्स सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? नंबर 1 तो क्या है ये हमारा? सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। अभी हमने पढ़ा पीछे की सोवियत प्रणाली क्या थी। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसमें क्या किया था? पूंजीवाद का विरोध किया गया था और समाजवाद को अपनाया गया था। मीन्स सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्श का प्रतीक थी। दूसरा क्या है हमारा? सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। मीन्स प्लान्ड इकोनॉमी थी। अब जैसे भारत में भी जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम जो है 5 ईयर प्लान्स, आपको शायद पता है, आई डोंट नो, बट पता होगा क्योंकि हमारे देश में भी 11 5 ईयर प्लान चली हैं। और हर एक चीज़ जो है हमारी गवर्नमेंट ने प्लान के अकॉर्डिंगली, जैसे फर्स्ट जो हमारी 5 ईयर प्लान थी वो क्या है? हमारी कृषि के ऊपर डिपेंड थी। ऐसे ही करके 5 ईयर प्लान, तो इसलिए क्या है सोवियत प्रणाली में भी नियोजित अर्थव्यवस्था थी। और तीसरा क्या है यहाँ पे? कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। मीन्स यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों तक यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा। और न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं, बेरोजगारी न होना। मीन्स यहाँ पे क्या था कि जो ये न्यूनतम स्तर की मीन्स जो बेसिक अपनी जनता के लिए जो भी वो बेसिक नीड्स थी वो सब कुछ जो है यहाँ पे हम गवर्नमेंट ने अवेलेबल करा रखी थी। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, ये सब कुछ जो है, और बेरोजगारी नहीं थी। ठीक है। और इसमें क्या है फिर हमारा घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी उन्नत था। यानी कि जो घरेलू उद्योग था वो भी उन्नत था। यहाँ पे पिन से कार तक, यानी कि यहाँ पे सबसे छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ ये स्वयं बनाते थे। उन्नत संचार व्यवस्था थी। संचार व्यवस्था कैसी थी? उन्नत थी। और जैसे दूर दराज के इलाकों में आवागमन के साधन अच्छे थे। मीन्स आसानी से क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आया जाया जाता था।
उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। अब जितने भी प्रोडक्शन का वो था, वो सब कुछ किसके हाथों में था? गवर्नमेंट के हाथों में। और खनिज संसाधन उपलब्ध थे, यानी कि यहाँ पे क्या थे? खनिज संसाधन भी उपलब्ध थे। खनिज संसाधन जैसे मतलब कि हमारी ये सरकार का शासन था, और इसमें क्या है? खनिज संसाधन जो है सारे के उपलब्ध थे। मीन्स जैसे ये तेल वगैरह जो भी है, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, सब कुछ जो है यहाँ पे अवेलेबल था। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। अब ये तो था हमारा क्या है इसकी सोवियत संघ की विशेषताएं। कौन कौन सी थी? नंबर 1 क्या थी हमारी? सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं, बेरोजगारी का न होना, घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी उन्नत था। उन्नत संचार प्रणाली थी। मलकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। यस, ये एक बार और बता देती हूँ मैं। मलकियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, यानी कि जो भी था सरकार का शासन था, हर चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का। मलकियत का क्या मीनिंग होता है? जो भी चीज़ें हैं राज्य में, चाहे वो भूमि है, चाहे वो उद्योग है, कुछ भी है, हर चीज़ पे किसका? गवर्नमेंट का अस्तित्व था, यानी कि गवर्नमेंट का ही दबदबा था, राज्य का शासन था। भूमि और अपना जो भी उत्पादक के साधन थे उन सब के ऊपर किसका था? राज्य का नियंत्रण था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था और खनिज संसाधन उपलब्ध थे। ये क्या हमारे सोवियत संघ की विशेषताएं। अब है हमारे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। अब उसके विघटन का कारण तो तभी बना ना, क्योंकि जब सोवियत संघ में कुछ कमियां थी, जो उसमें कम्युनिस्ट शासन थी उसकी क्या कमियां थी? सबसे पहले क्या था? सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता की जवाबदेह नहीं रही। जनता की जवाबदेह क्या होती है? यानी कि अब जनता अगर कुछ भी पूछती थी तो उनका उसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाते थे। और इसमें क्या है? कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। मीन्स क्या था कि जो सोवियत संघ में था वो शासन जो है अब पूरी तरह से गतिरुद्ध इन द सेंस के गति नहीं कर रहा था। मीन्स अब वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। अब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। क्या था? नंबर 2 क्या है हमारा? कि भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था असक्षम थी। यानी कि क्या था? भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि इतने सालों तक, जब 70 सालों तक एक ही शासन प्रणाली, एक ही जो है हमारी वो पार्टी अगर शासन करेगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भ्रष्टाचार आ जाता और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था असक्षम थी। मीन्स अब जो गलतियाँ हो चुकी उनको कोई अब सुधारने वाला नहीं था। विशाल देश में क्या थी? केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। इतना बड़ा देश सोवियत संघ जो है, इतना बड़ा देश था, लेकिन वहाँ पे क्या है? शासन केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन था। गवर्नमेंट का के अकॉर्डिंगली ही चलता था। सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रवृत्ति के नेता भी थे जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं था। अब सत्ता का जनाधार जो है अपने हाथ से, मीन्स जो सत्ता की जो बागडोर थी वो धीरे धीरे खिसकती जा रही थी। और क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाही अब आ जाते हैं ना कुछ लोग के मैं जैसे होता है भाई, हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं तानाशाह शासन क्या होता है? सिर्फ अपना अधिकार करना। तो प्रकृति के भी थे और जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं था, उनको जनता से कोई मतलब नहीं था। ठीक है। पार्टी के अधिकारियों को आम आदमियों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। क्या था? अब जितने अधिकार सबको मिलने चाहिए वैसा नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे और इसीलिए क्या है, नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके पास अब अधिकार नहीं थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। जबकि क्या है, और उस पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला जा रहा था। इसलिए जो पार्टी के अधिकारियों को आम आदमियों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। ये थे हमारे जो है सोवियत संघ में कमियां क्या थी। अब सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था? अब हम करते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब अभी हमने कमियां पढ़ी हैं तो कमियों से ही एक तरह से आप देख लो, वह जो कमियां हैं उसी की वजह से तो विघटन होता है किसी चीज़ का। तो सबसे पहले तो क्या था? नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक इच्छाओं को पूरा न करना। अब यहाँ क्या था कि जो शासन किसका था? कम्युनिस्ट पार्टी का। तो अब वो जो
है आम जनता यानी कि आम लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही थी, ना वो उनकी राजनीतिक तौर पे ना उनकी आर्थिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था, क्योंकि अब क्या नौकरशाही क्या यानी कि अब वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था और कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था। यानी कि वहाँ पे क्या थी, तानाशाही आ गई थी। और क्या था हमारा इसमें, सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में बने रहे। अब जो सोवियत संघ के पास पैसा था, ठीक है ना, धन था, वो उसने ज़्यादातर कहाँ पे लगाया, पूर्वी यूरोप के में, ताकि वो क्या उनके नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में रह सके, उनसे बाहर न जा सके, यानी कि वो पश्चिमी खेमे में शामिल न हो जाए। इसलिए उन्होंने उन पे ज़्यादा पैसा लगाया और लोगों को गलत जानकारी दी। मीन्स लोगों को क्या दी, गलत जानकारी दी। ये है यहाँ पे लोगों को गलत जानकारी देने की सोवियत संघ विकास कर रहा है। अब क्या हुआ था, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी तब भी उन्होंने जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और यहाँ तक कि उनका जो प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचे मामले थे वो भी बिछड़ गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो लोगों को गलत जानकारी दे रहे थे कि सोवियत संघ का विकास कर रहा है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, यानी कि जो भी सोवियत संघ के पास पैसा था वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा किस में उपयोग करने लग गया, परमाणु हथियारों में। यानी कि जिससे क्या है, अगर आने वाले टाइम में अमेरिका से उनकी लड़ाई हो जाए तो वो कम से कम वो जो हैं, सॉरी गाइस, वो परमाणु हथियारों का यूज़ कर सके। और इसमें क्या था, गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना, यानी कि जो वहाँ के मिखाइल गोरबाचेव थे, वहाँ पे उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी मतलब 1985 में बने थे ये, उन्होंने जो भी सुधार किए उनका विरोध किया गया। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। अब ये देखो कि अर्थव्यवस्था जो है गतिरुद्ध हो गई थी, मीन्स अब वो कोई भी किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं कर रही थी और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी, यानी कि आम जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा था। आम जनता को प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको जो ज़रूरत की बेसिक नीड्स हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो रही थी। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। अब सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना मीन्स जो उसमें पार्टी थी, पार्टी के लोग थे, वो जनता को किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहे थे, किसी भी तरह की उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे। और कोई भी जो है उन्होंने क्या किया, बल्कि उल्टा अपने आप को उन्होंने मतलब मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने उनकी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। और प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। अब जो ये हमारी जो इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह थी वो पश्चिमी देश था जो उनके मुकाबले में पीछे रह गए, क्योंकि अमेरिका बहुत आगे है और रूस की प्रमुखता। अब इसमें जो 15 गणराज्य थे उसमें जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने रूस को प्रमुखता दी, यानी कि वो हर बेसिक चीज़ जो है रूस की पूरी करता था। रूस को वो मेन एक तरह से रूस का ही सबसे ज़्यादा दबदबा था। तो राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। अब ऐसी ऐसी सिचुएशन देख के जो है लोगों में एक तरह से राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार आया, यानी कि लोगों को लगा कि अब हम आगे बढ़ के अपना हक लेना चाहिए। मीन्स हमें अपने देश को बचाने के लिए उनके आगे आना चाहिए। ये था हमारा सोवियत संघ का विघटन। अब इसके विघटन के परिणाम क्या हुए भाई, अब ये तो नहीं हुआ ना, अब सोवियत संघ का तो विघटन हो गया। कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन, 1991 में, ठीक है। लेकिन अब इस सोवियत संघ के विघटन के परिणाम भी कुछ हुए होंगे, है ना। तो परिणाम सबसे पहले तो क्या हुआ, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, यानी कि दूसरी दुनिया का पतन हो गया। अब जब दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, शीत युद्ध क्या होता है, विचारधाराओं की लड़ाई, जब दो विचारधाराओं की लड़ाई हो गई, ख़त्म हो गई, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया और हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अब जो एक दूसरे को उनमें क्या लगा हुआ था कि हम हथियार एक दूसरे से वो करने के लिए हथियारों की होड़ लगी हुई थी, वो क्या है, वो अब ख़त्म हो गई थी। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। अब जब दो विचारधाराओं में सोवियत संघ का तो क्या हो गया, विघटन हो गया, तो बचा कौन सा, अमेरिका। तो अमेरिका जो है एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी
वर्चस्व का उदय हुआ, यानी कि अब अमेरिका का ही एक महाशक्ति कौन सी बच गई थी, अमेरिका। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। अब क्या हुआ, सोवियत खेमा तो खत्म हो गया और कौन से बचे आगे, 15 नए देशों का उदय हो गया। और रूस जो है वो सोवियत संघ का क्या बन गया, उत्तराधिकारी बन गया। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। और समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, क्योंकि जो सोवियत संघ में थी वो कौन सी थी, विचारधारा समाजवादी। अब उस पर तो प्रश्न चिन्ह लग गया कि भाई अगर वो इतनी अच्छी होती तो इसका विघटन नहीं होता, लेकिन पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हो गया, क्योंकि अमेरिका में कौन सी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसलिए क्या है, और शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी क्या होती है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको एक ज़रा सा छोटा सा बता देती हूँ कि शॉक थेरेपी क्या होती है। शॉक थेरेपी होती है उपचार, आघात पहुंचाकर उपचार करना। मीन्स जैसे आपने पहले तो किसी को थप्पड़ मार दिया ज़ोर से और फिर आपने उसके सहला दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये इस टाइप से, इसको क्या बोलते हैं हम, शॉक थेरेपी को अपनाया। तो ये था हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे ये। और ये अभी हमने मिखाइल गोर्बाचेव पढ़ा था, ये क्या था, 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों पर तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया। उन्होंने क्या किया, 2 नीतियां अपनाई थी, पुनर्रचना यानी कि पेरेस्ट्रोगाइन और खुलापन यानी कि ग्लासनोस्ट के नए नाम से आर्थिक सुधार लागू किए थे मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये क्या था, नंबर 1 क्या था हमारा, पुनर्रचना मीन्स पेरेस्ट्रोइक, यानी कि इसके द्वारा क्या था, राजनीतिक आर्थिक प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। यानी कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी सोवियत संघ के विघटन होने से बचाने के लिए। उन्होंने हर तरह से उनके आर्थिक जितने भी सुधार थे, राजनीतिक थे, प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया कि जिससे क्या है, इसको मजबूत किया जा सके। और दूसरा क्या था, खुलापन यानी कि ग्लासनोस्ट, यानी कि नागरिकों को अधिकार दिया कि वे अपने सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, सोवियत संघ में शांति लाना। अब ये था हमारा क्या था, ये मिखाइल गोर्बाचेव की 2 नीतियां थी जो उसने जो है उस 80 में सुधार लाने के लिए लोकतंत्र को अपनाया था। सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा, अब इतना हो गया जब तो 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने, रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। और CIS यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट बना, क्या, 15 नए देशों का उदय हो गया। इस प्रकार जो है सोवियत संघ पर समाप्ति की घोषणा हो गई। और कब, 1991 में सोवियत संघ का विघटन पूरी तरह से हो गया था। आज हम अपना यही टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम अपना मध्य एशिया क्राइसिस यानी और और स्प्रिंग वगैरह, अरब क्रांति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की आपके समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक्स गाइज़।